सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा महत्वपूर्ण है। अमूमन हम महत्वपूर्ण विषयों पर ही चर्चा करने की कोशिश करते हैं, पर राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि विषय वो होते हैं जो जनता की रुचि के तो होते हैं, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, बस सनसनीखेज होते हैं। लेकिन आज का विषय खासा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले 4 साल से इस विषय के साथ देश के सरोकार जुटे हुए थे। इस एक घटनाक्रम ने विदेश नीति के संदर्भ में मोदी सरकार के तमाम दावों को सवालिया निशान में ला दिया था। इस एक घटनाक्रम ने ऐसी उलझन पैदा कर दी थी जिसके चलते हमें अपने देश की क्षमता पर सवाल उठाने के मौके दुनिया के पटल पर साफ देखने को मिलते थे। यह विषय था भारत और चीन के बीच में तनातनी का। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 2014 में अस्तित्व में आई तो कोशिश की गई कि हमारी दुनिया में एक अलग किस्म की उपस्थिति हो, हमारी अलग धमक हो, हमारा अलग किस्म का सम्मान हो। और सरकार ने ये जताने की कोशिश भी की, देशवासियों को भरोसा दिलाने का भी प्रयास किया कि वह अपनी योजना में बहुत सफल हो रहे हैं, भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के संदर्भ में उसे भी देश के हौसले और हिम्मत के तौर पर प्रस्तुत किया गया। पर इन सब के बीच में मई-जून 2020 में चीनी सीमा पर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और खासतौर पर गलवान घाटी ने उसने हमारे इन सारे दावों को सवालिया निशान के घेरे में ला दिया था। गलवान घाटी के संदर्भ में हिंसा को लेकर ऐसे दावे किए जाते हैं कि उस घटनाक्रम में तकरीबन 20 भारतीय सैनिकों को और 40 चीनी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस घटनाक्रम के संदर्भ में विपक्ष लगातार मोदी सरकार को निशाने पर लेता रहा और कहता रहा कि इनके राज्य में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई। वहीं भारत सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि ना कोई इधर से आया ना कोई इधर से उधर गया। पर इन सब के बीच 4 साल से हमारे चीन के साथ संबंध खासे ठंडे थे। विपक्ष के ऊपर सत्तारूढ़ दल हमलावर होता था कि चीन के साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नजदीकी संबंध है, पर कुल मिला के निकलता कुछ नहीं था। पर अचानक 3 दिन पहले खबर आई, पहले भारत से कि विवाद सुलझ गया है और उसके बाद चीन ने भी पुष्टि की, हाँ विवाद सुलझ गया है। और साथ ही साथ रूस यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात, संबंधों की नई कहानी, ये सब शुरू हो गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत चीन नया इतिहास, बनेगा विश्वास, सवाल विश्वास का है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस मामले की चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल है, वहीं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भारत के उप सेना प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज कादियान साहब खासतौर पर जुड़े हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर पूर्व राजदूत मंजू सेठ जी हमारे साथ में। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी भी हस्तक्षेप देने के लिए मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजू सेठ जी से करते हैं और मंजू सेठ जी से समझना चाहते हैं क्या हुआ है। ये वस्तुतः कोई सुलह हुई है और सुलह परस्पर एक दूसरे की जरूरत समझकर हुई है, एक दूसरे के सम्मान के संदर्भ में हुई है, या कुल मिलाकर रशिया की एक भूमिका है और रशिया यात्रा पर दोनों ही देशों के प्रमुख नेता थे, उस दबाव के चलते संदेश दिया गया कि हमने सुलझा लिया है। मंजू जी थोड़ा रोशनी देंगी? तो ये एक कॉम्बिनेशन है, सारे जो आपने चीजें अभी कही हैं सब चीजों का कॉम्बिनेशन है, सब फैक्टर्स का। और लेकिन ये नहीं कि ओवरनाइट ये समझौता हुआ है। हाँ, बहुत राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं मिलिट्री लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी। ये बहुत दिनों से चल रही है बातचीत, मिनिस्टर्स के बीच में भी हुई है बात। और इसको लेकिन ये जो इस वक्त जो उसको पुश मिला है, हाँ हो सकता है कि बैकग्राउंड में प्रेसिडेंट पुतिन का कोई रोल रहा हो इसमें कि दोनों देश, दोनों से उनकी दोस्ती अच्छी है, दोनों को उन्होंने इनकरेज किया हुआ कि आप इसको कोई सुलझाइए। और मेरा मानना है कि चीन को भी इस वक्त लगा कि इट नीड्स एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि हम और इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है और वो अच्छे हो गए। क्योंकि अगर हम देखेंगे इंडिया ने थोड़ा सा उनके ऊपर, भारत ने काफी वो क्या कहें रुकावट लगा रखी है उनके इन्वेस्टमेंट, रुकावट नहीं मतलब ज्यादा स्क्रूटनी की हुई है उनके इन्वेस्टमेंट्स पे और ट्रेड के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाए। तो इसलिए ये, और उनके इस वक्त अंदरूनी हालत इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक हालत अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स चीन की। तो ये सब मिला के सारे फैक्टर्स हैं
जिसकी वजह से ये मान गए हैं कि हमको एक सुलह चाहिए। तो और दोनों हम तो बहुत दिनों से चाह रहे हैं और बैठक बहुत हुई है, बहुत टॉक्स हुए हैं, लेकिन ये ब्रिक्स समिट से पहले एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रिक्स समिट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि रूस होस्ट कर रहा है तो उनको वो तो चाहेंगे कि सारे जो मेन मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स ब्रिक्स के, वो एक सेम पेज पे हों, अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप हों। और इसकी उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसको पुश मिला है और ये अग्रीमेंट हुआ है अरेंजमेंट पे। बट अब ये हमें देखना है कि आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड कैसे होता है, कितना इफेक्टिव होता है और मंजू जी, कितना। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, एलएसी पर लाइफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तनाव कम करने की दृष्टि से कोर कमांडर के स्तर पर 21 दौर की बातचीत हुई। राजनीतिक तौर पर जिसका आप उल्लेख कर रही हैं, 31 दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी परस्पर इस विषय को लेकर मिले, पर आखिरी निर्णायक बातचीत जो है वो सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी की जब वहां के विदेश मंत्री जी के साथ सितंबर में हुई, उसके नतीजे के तौर पर इस समझौते को देख रहे हैं। थोड़ा आप बता सकती हैं कि हुआ क्या है समझौता? मतलब दोनों देशों से कह तो दिया गया है कि हाँ हाँ अब ठीक है, पर ठीक हुआ क्या है? थोड़ा सा हमें आप अपनी भाषा में समझा सकते हैं कि हमारे बीच में क्या बदलने वाला है? वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, डिजिटल 150 से ज्यादा चीनी ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया था, क्या वो अब खुल जाएंगे? क्या वो टिकटॉक स्टार हमारे देश में कई हो गए थे, अब वापस टिकटॉक स्टारों को नौकरी मिल जाएगी? थोड़ा बताइए ना मंजू जी, क्या होने जा रहा है? इतना ज्यादा तो मुझे लगता नहीं जल्दी, क्योंकि हमें विश्वास इतना, वी कांट ट्रस्ट चाइना, तो इतनी जल्दी हम ये सब चीजें नहीं चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि जो बातचीत हुई, जो अरेंजमेंट हुआ है, ये डेप्सांग और डेमचोक। डेमचौक में हुआ है, जहाँ पे 2020 से पहले जो पेट्रोलिंग एरियाज थे वो फिर से हमको, हमें भी एक्सेस मिलेगा, उनको भी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि उनके आके उन्हें ब्लॉक कर दिए थे इन इन द बफर जोन एरिया, जो पेट्रोलिंग एरिया थे उसको ब्लॉक कर दिए थे। तो ये वो खुल जाएंगे, और वो ऑन द ग्राउंड कैसे होगा, कितना विड्रॉल होगा फ्रॉम द एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलर, जो उनके पोजीशन से कितने पीछे जाते हैं, वो तो प्रैक्टिकली अभी डिस्कस होगा। और मुझे लग रहा है इनकी जो बायलैटरल मीटिंग हुई है दोनों लीडर्स की, उसमें उन्होंने जरूर इस पे एम्फेसिस किया दिया होगा कि इसको बिल्कुल समाधान निकाला जाए, ताकि एज क्विकली एज पॉसिबल ये जो समझौता है इम्प्लीमेंट हो। लेकिन जैसे आपने कहा, ये क्या बहुत सिचुएशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑन द ग्राउंड नहीं बदलेगी, एक्सेप्ट पेट्रोलिंग पॉइंट्स थोड़े खुल गए हैं, और जो और उसके जो रिलेटेड इश्यूज हैं बाय इकोनॉमिक, और जो आपने टिकटॉक की बात की, और जो ऐप बैन हुए, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके ऊपर कोई इतनी इतनी तेजी से कोई इंडिया को एक्शन लेना भी चाहिए, और ना मुझे लगता है लिया जाएगा, क्योंकि हमें देखना है कि चाइना कितने अपने साइड ऑफ द बार्गेन है, वो कितना उस पे उसको अपने इम्प्लीमेंट करता है, और कितने उस पे रहता है, अटल रहता है, कितना अटल रहता है। तो मंजू सेठी जी का कहना है कि एक शुरुआत हुई है, विश्वास का बहाल होने के संदर्भ में एक लंबी यात्रा तय करनी है। मेरे साथ कादियान साहब हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हम कादियान साहब की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। कादियान साहब खुद इस समझौते को कितनी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। और जानना यह भी चाहता हूं कादियान साहब, ऐसा तो नहीं कि समझौता कुल मिला के दिखावा है, चीन को जो कुछ करना था उसने 4 साल में उन जगहों पर कर लिया, और अब जब कर लिया तो बोल रहा है आ जाओ, जो देखना है देख जाओ। थोड़ा बताइए ना कादियान साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरे मसले पर? हिमांशु, गुड इवनिंग टू यू। पहली बात तो जो आज मीटिंग हुई है रशिया की धरती पर, ये अच्छी बात है। दो देश जिनके बीच में विवाद है आपस में मिल रहे हैं उनके नेता, लेकिन वहां पर मुद्दा इंडिया चाइना बॉर्डर का नहीं था। वो तो दोनों वहां किसी और संदर्भ में गए थे जी, ब्रिक्स के मामले में गए थे। अब वहां मिल लिए, इसको तो मीडिया ने बहुत हाइप कर रखा है जी। तो ये उम्मीद रखना कि इससे कोई ठोस आउटकम निकलेगी तो गलत होगा। 2020 में बहुत बदलाव आया था। हमारे और चाइना के बीच में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जी। 2020 के बाद 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारा कंट्रोल चला गया। अगर हम सांगपो को लेते हैं, उसके उत्तर में जो 8 फिंगर उतरती हैं,
पहले हम फिंगर नंबर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, 2020 के बाद फिंगर नंबर 4 तक रह गए। तो 4 और 8 के 8 किलोमीटर का बीच का फासला है, वो हमारे कंट्रोल से चला गया। उन्होंने 4 और 8 के बीच में सड़कें भी बना ली, उन्होंने सांग को लेक के ऊपर ब्रिज भी बना लिया। तो ये मुद्दा बहुत पेचीदा है, ये ऐतिहासिक मुद्दा है। ये सॉल्व अगर हम बड़ा दायरा लेते हैं तो मुल्कों के बीच में मुद्दे गिव एंड टेक से सॉल्व होते हैं जी। जैसे रशिया और चीन के बीच में उर्सुरी रिवर, वहां जो आइलैंड था उसका मुद्दा था, लड़ाई भी हुई, कैजुअलिटी भी हुई, लेकिन दोनों देशों ने बैठ के फैसला किया भाई इस आइलैंड का 2/3 हिस्सा रशिया का है, 1/3 चीन का है। उसके बाद दोनों में दोस्ती होगी। भारत और चीन के बीच में ऐसा नहीं हो सकता। भारत एक डेमोक्रेसी है, अगर सरकार कुछ करना भी चाहे तो अपोजिशन नहीं करना चाहिए, चीन करना नहीं चाहेगा। इसके बाद एक और 2022 में आपस में मुठभेड़ हुई थी अरुणाचल में जी। हुई थी, वो 9 दिसंबर को, उसको सार्वजनिक 12 दिसंबर को किया गया। वो तो एक ऑस्ट्रेलियन की वेबसाइट ने पहले रिपोर्ट किया था। तो जो सच्चाई है गलवान के बाद जो होती है, वो हम में से तो कोई लद्दाख जाएगा नहीं, ना कोई मीडिया जाता है, वो पूरे तरीके से नहीं बताए जा रहे। लेकिन अगर हम भारत और चीन के मुद्दे को लेते हैं, ये तो ऐतिहासिक मुद्दा है। ब्रिटिश के टाइम पर उनकी चिंता तिब्बत नहीं थी, चाइना तो उन दोनों देश ही नहीं था, उनकी चिंता रशिया थी जी। तो उन्होंने जो भी बॉर्डर की डिमार्केशन की वो रशिया को लेकर की। तिब्बत पर काबू करने के लिए उन्होंने यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन भेजी थी, तो एक किस्म का हमला था। सिक्किम और तिब्बत के बीच में बॉर्डर उन्होंने तय कर लिया। जब चाइना बन गया 1949 में तो चीजें बदली हो गई। उसके बाद तो पीओके से भी 5100 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान से चाइना ने ले लिया है, जहां से सीपैक निकलती है। तो ये मानना कि दोनों देशों में समझौता क्या है, उसके 3 हिस्से हैं जी। पहले डिसएंगेज करो, फिर डीएस्केलेट करो और फिर डी इंडक्ट करो। डी इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं जो कि अल्टीमेट लास्ट स्टेप है, चाइना ने 2020 के बाद इस इलाके में जिसको हम अपना मानते हैं सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, सुरंगें बनाई हैं, हेलीपैड बनाए हैं, चट्टानों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, एम्युनिशन स्टोरेज बनाई है, हमारे मिसाइल के खिलाफ प्रोटेक्शन बनाई है। ये मान के चलना है चाइना वो सब छोड़ के वापस चला जाएगा, वास्तविकता नहीं है। तो करें थोड़ा सा मुझे बताएंगे अभी हमने समझौते में तय क्या किया है? ये बताने की कोशिश की जा रही है देखो भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत की हिम्मत को, आखिरकार चीन को समझौता करना पड़ा है और 2020 की स्थितियों को वापस बहाल किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हिमांशु जी ये मीडिया की हाइप की हुई है। समझौता का मतलब क्या है? कभी और आपस में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वो समझौता नहीं है। तो हमारी टेरिटरी पर वो बैठे हुए जिसको हम मानते हैं, जो 1993 में भी फैसला हुआ था वो उसके भी आगे आ गए, 2020 में भी आ गया है। वो पीछे जाने की ना कोई बात हुई है, ना कोई मेरा मानना, ना कोई बात होगी, ना वो पीछे जाए, ना वो पीछे जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण ये टिप्पणी है देश के उप सेना प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी की। मेरे साथ में सुनीता दुग्गल जी हैं। सुनीता दुग्गल जी के होने का हमें 2 फायदे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी नेता भी हैं और साथ साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो क्या कहते हैं सुनीता जी? हमें तो बताया गया था ना कोई आया है ना कोई गया है। कादियान साहब जैसा अनुभवी जनरल बता रहा है आया ही नहीं है, बस भी गया है और अब यह है कि आगे और नहीं लड़ेंगे, बस इतने का ही समझौता है। जी सुनीता जी। नहीं हिमांशु जी, देखिए हमें जो है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चलना चाहिए कि जिस तरह की तलखी जो है वो दोनों देशों के बीच में थी और 2020 के बाद से जिस तरह से जो है वो आपस में
बहुत सी आप देखिए, चाहे आर्थिक रूप से कहें, चाहे राजनयिक रूप से कहें, सामरिक रूप से कहें, तो एक जो दोनों के बीच में एक जो है एक तरह से जो बर्फ जम गई थी, तो आइस ब्रेकिंग जो है वो हुई है। तो उससे मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है दोनों ही देशों को बहुत इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चाइना भी जो है इस बात को लेकर देखिए परेशान है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ उनका जो एक कंपटीशन है, और उसमें अगर हम जो एशिया के ये दोनों जो बड़े देश हैं, अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर जो है इसका एक बहुत अलग सा मैसेज जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो कोशिश बरकरार रखी, और हमेशा ये उन्होंने जो है समझकर चला, मानकर चला कि अगर हम जो है एक कदम आगे बढ़ाकर इस तरह की बात करते हैं, तो उसमें अब चाइना भी जो है आगे बढ़कर आया है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो है इसमें एक बहुत अच्छा जो है एक सामंजस्य आपस में बनेगा, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम भी 9 बार जो है वो चाइना की यात्रा की है, 5 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहते हुए और 4 बार जो है प्रधानमंत्री रहते हुए, और इसके साथ साथ कम से कम भी 20 बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो चाइना के प्रधानमंत्री से जी से चाहे 1 to 1 है या फिर किसी और कंट्री के अंदर अगर गए हैं, तो वहां पर जो है वो आपस में टेबल पर जो बातचीत हुई है, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम लेकर चलें, तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे चाइना को भी ये महसूस होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए कि आर्थिक रूप से भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें जो है, चाहे हम कहें कि भी इंडिया ने उसमें जो है कुछ कट किया है, चाहे उनके साथ हमारी जो आर्थिक जो आपस में जो हमारा जो व्यापारिक तालमेल है, चाहे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत से जो उनके ऐप हैं, टिकटॉक है और इस तरह के बहुत से ऐप हैं, उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर जो है वो चाइना के भी कुछ ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर हम आपस में एशिया के अंदर अगर हम आपस में जो है एक अच्छा सामंजस्य बनाकर चलते हैं, तो ये दोनों ही देशों के लिए। आप थोड़ा सा मेरे विषय के साथ में भी जुड़िए, पैरवी करने के साथ साथ अपनी पार्टी और अपनी सरकार की। 2 सवाल लेकर मैं आपके बीच में आता हूं। पहला सवाल जो कादियान साहब की टिप्पणी के साथ उभरता है कि इन 4 सालों में चीन ने भारत की कब्जाई हुई भूमि पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। हमें बताया गया था कि कोई नहीं आया, लेकिन कादियान साहब का कहना है कि आया भी है और बस भी गया है। क्या इस समझौते के तहत जो सड़कें बना दी गई हैं, जो बंकर बना दिए गए हैं, जो उसने अपने हथियार रखने के जखीरे वहां पर सेट कर दिए हैं, क्या वो सब छोड़कर जाने की सहमति बनी? एक सवाल। दूसरा सवाल आपके इस दलील के साथ में जुड़ा हुआ है कि चीन के साथ तो हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी चीन की यात्राएं कई बार की और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी की हैं। 20 बार अलग अलग मौक़ों पर चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात भी की हैं। और हमें 4 साल से आप लोग ये बताते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और इसके नेता राहुल गांधी ये चीन के पिट्ठू हैं, चीन से मदद लेते हैं। आप बता रही हैं कि चीन के पास जाते मोदी जी हैं और चीन के पिट्ठू राहुल गांधी कहलाते हैं। तो बड़ा विरोधाभास है। तो थोड़ा सा दोनों विषयों पर आपसे रोशनी मिले तो कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय से जरा सीधे सीधे सवाल करने में मुझे सहूलियत हो जाएगी आपकी मदद से। थोड़ी मदद कीजिए ना मेरी। देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको जैसे पहला भी कहा कि 4 साल से लगातार जिस तरह की तल्खी दोनों देशों के बीच में थी और उससे हम एक समझौते के ऊपर आ रहे हैं, तो हमें इसको एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट पर लेकर चलना चाहिए। और जिस तरह की जो LAC 2020 के अंदर जो LAC थी, तो एक इस तरह की बातचीत आपस में चली है कि हम वापस जो है उसी 2020 के जो है सीन पर ही वापस आएंगे। जिस तरह से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह की पेट्रोलिंग दोनों देशों की थी, तो उसी सीमा पर जो है दोनों देश आपस में पेट्रोलिंग करेंगे। और इसके साथ साथ जो दोनों देशों के आपस में जो जनरल हैं वो भी आपस में लगातार जो है, पहले भी इसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सी जो है द्विपक्षीय वार्ता उनके आपस में जनरल्स में भी रही है। और हमारे जो डोभाल साहब हैं उन्होंने भी बातचीत की है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी बहुत सी जो है वो बातचीत उनके जो हमारे चाइना के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उनके साथ उनकी कई दौर की बातचीत हुई है। और इस सब के अंदर जाकर मुझे लगता है कि अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये अगर हम LAC को वापस जो है 2020 के उस पर ही अगर बहाल करके रखते हैं, तो दोनों देशों के लिए ही वो बहुत ही
सही रहेगा और इसके साथ साथ एशिया के अंदर भी एक जो है पूरा माहौल जो है यहाँ के सभी देशों के अंदर एक पॉजिटिव माहौल रहेगा। और देखिए अभी स्थिति जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, चाहे आप इसमें अमेरिका की बात लें, चाहे आप कनाडा की बात लें, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हैं, तो चाहे आप इसमें रशिया की बात करें, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश आप ये देखिए कि यही रहती है कि उन्होंने रशिया से भी और यूक्रेन से भी दोनों कंट्रीज के साथ जो है उनके प्रमुख जो है उनके साथ बातचीत करके इस कोशिश में रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरीके से जो है वो शांति बहाल होनी चाहिए। तो ये कोशिश आप अगर लगातार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक सिल्वर लाइन नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएगा कि हम जो है कहीं ना कहीं उसके कोई नतीजे सार्थक हमारे सामने नजर में आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जो एक पहल है और इसके नतीजे हमें बहुत जल्द जो है वो अच्छे नजर आएंगे। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि जैसा कि ये हमारा पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन फिर भी हमने जिस तरह की सख्ती जो है वो इस समय के दौरान चाइना के साथ रखी है, तो मुझे लगता है कि शायद चाइना को भी ये बात समझ में आ रही है कि आपस में अगर हम समझौते के तौर पर सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो वो दोनों देशों के लिए ही बेहतर होगा। सुनिए जी, आपने इतना कुछ बोला लेकिन आप अपने पसंदीदा किरदार पर एक टिप्पणी भी नहीं की। मैंने राहुल गांधी को लेकर सवाल किया था, आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा जुल्म आपने क्यों किया? देखिए उनका तो काम है, वो तो समय समय पर आप जब भी देखिए तो वो उनको जब कुछ नहीं मिलता है तो वो चाइना को उठा कर ले आते हैं, और ये सब जानते हैं कि किस तरह का उनकी पार्टी का या कि उन लोगों का किस तरह का जो है व्यवहार चाइना के साथ रहा है, और हम लोगों का, हमारी पार्टी का या हमारी सरकार का किस तरह का व्यवहार चाइना के साथ रहा है, ये जग जाहिर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कहने के लिए कोई बात नहीं है, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर भी हमने ऐतिहासिक जो यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है, और तीसरी बार आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर भी जो है नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है। तो जब आपके पास कुछ मुद्दे नहीं रह जाते हैं, कुछ बात नहीं रह जाती कहने की, तो आप चाइना को पकड़ कर ले आते हैं। तो हम चाइना को पकड़ कर ले जाते हैं। तो अब मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास हूं, कितने उत्साहित और कितने निराश हैं आप? भारत चीन के मुद्दे को लेकर बड़े मुखर रहते थे आप, पर चीन झुक गया भाई, देश के साथ समझौता किया है और समझौते के तहत दावा है कि जो मई जून 2020 में सीमा की स्थिति थी, चीनी सेना उस स्थिति का पालन करेगी और वापस लौट जाएगी। आज रूस में जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, खबर आ रही है 1 घंटे की मुलाकात हुई है चीनी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच, जिसमें कहा गया है कि परस्पर एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे को स्वीकार कीजिए। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, नरेंद्र मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर 4 साल भले ही लगे, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। बधाई देना चाहेंगे केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को? डॉक्टर साहब, हम आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सैनिकों की वापसी पहले जैसी जो हमारी स्थिति थी 2020 में जहां हम थे, उस स्थिति में आएंगे। और कात्यायन साहब का या इससे पहले जो पूर्व राजनयिक थी मंजू जी, इनका जो कहीं ना कहीं शंका संदेह है, मुझे लगता है कि सरकार उनको ध्यान रखेगी और निश्चित तौर पे आंतरिक सुरक्षा और अखंडता भारत की किसी भी रूप में कंप्रोमाइज भारत सरकार नहीं करेगी। भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर हम रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब जून को ये घटना हुई थी गलवान घाटी में और हमारे शहीद हुए 20 जवान, उस समय जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह के उन्होंने वाक्य व्यक्त किए, अपनी भावना व्यक्त की कि ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा है, उससे कहीं ना कहीं चाइना को इंटरनेशनली जो है जगह मिली। जो इतना समय लगा है, मानकर चलना चाहिए वो भी एक नतीजा था। शायद उस समय हम स्पष्ट रखते, क्लियरिटी के साथ होते, तो हम आज इतना समय इसमें व्यतीत नहीं होता। दूसरी बात, मैं मानता हूं सरकार, मोदी सरकार का दृष्टिकोण जो है डीडी जेल के तरह है। डीडी जेल एक मूवी आई थी, मूवी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, न्याय का और जस्टिफाई का दृष्टिकोण रहा है पूरी सरकार का चाइना के मुद्दे को लेकर के। और इस
परिस्थितियों को लेकर के, इस परिस्थितियों के लिए चाहे सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेवार थी। इस कारण से पूर्व सांसद महोदया पिछले संसद में थी, इस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं हुई, जबकि पुरानी परंपरा रही है ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, कई बार सरकारों से गलती हो जाती है, पर देश की अखंडता और सुरक्षा पर कोई भी प्रश्न करेगा उसमें सभी पार्टियां उसके साथ खड़ी रहेंगी, और उसके लिए जो है विदेशी ताकतों के साथ जवाब देने को देश के एक एक नागरिक खड़े रहेंगे, हम सब खड़े रहेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने बताया कि देखो प्रधानमंत्री ने जो उस समय बयान दिया उसके कारण दिक्कत हुई, और देखो इतना समय भी लग गया। भाई जो भी समय लग गया, लेकिन 4 साल के भीतर इस बात का समझौता अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया हुआ है कि दोनों देश मई जून 2020 की स्थिति में वापस पहुंचेंगे। पर जब आपका शासन था उस समय के संदर्भ में बताते हैं, अक्साई चीन की 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि चीन के कब्जे में चली गई। ये 4 साल में उपलब्धि आ रही है। आप 40 साल उसके बाद राज किए, आपसे 4 किलोमीटर भूमि न ली गई 38,000 किलोमीटर में से, और आप सुनीता दुग्गल जी पर टिप्पणी करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करना चाहते हैं। नैतिक रूप से अपने आप को कितना मजबूत महसूस करते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय टिप्पणी करने के लिए? दो चीजें हैं। 62 के युद्ध की चर्चा जरूर आप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उसमें हमारी हार हुई थी और उसको हम स्वीकारते हैं। पर 67 में हमारे सैनिकों के बल पर, काद्यान साहब की टीम के बल पर कहीं ना कहीं हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। उसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती, देश के सेना को हम देना चाहते हैं, और सेना के कारण ही हुआ था। हम लोग वो नहीं है कि बस पीठ अपना थपथपाएं और जीत हो तो और हार हो तो दूसरे पर डाल दें। सच्चाई है, बस कुछ प्रश्न जरूर आज के संदर्भ में है। चीन के साथ जो समझौता हुआ है, सरकार को भारत के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, और कुछ वाजिब प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर सरकार से चाहेंगे, देश के आम जनमानस चाहते हैं। क्या भारतीय सैनिक डेप्सांग में हमारी जो दावे हैं, जो हमारी लाइन है, लेक से जंक्शन से आगे तक 5 पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम जाते थे, पेट्रोलिंग हमारी सेना करती थी, इस समझौते के बाद क्या सक्षम होगी? क्या हमारे सैनिक डेम चौक में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाते थे जो 4 साल से अब नहीं जा पा रहे हैं, क्या वहां फिर हम जाएंगे? क्या हमारे सैनिक पेंगोंग से फिंगर पर सीमित हो गए हैं, 4 पर भी अब नहीं है काद्यान साहब? जो पहले हम 8 तक जाते थे, क्या फिर हम 8 तक जाने की स्थिति में रहेंगे? क्या हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट को गोगरा स्पॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने की छूट थी, वहां हम फिर जा पाएंगे? क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर चुशूल में हेमलेट टॉप, और गुरुंग हिल में तो पारंपरिक चरवाहों का तक जाने का हमारा अधिकार था, वहां हम जा पाएंगे? और अंतिम प्रश्न, क्या वे बफर जोन जो हमारी सरकार ने चीनियों को सौंप दिए थे, जिनमें रेजांग लामे युद्ध नायक और मरोपनान जो है परम चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक स्थल था, वहां नहीं जा पाए पिछले 4 सालों में, फिर हम जाने की स्थिति में होंगे? यदि इनका उत्तर सरकार दे पाएगी तो समझिए समझौता का सिर उठा करके सलाम करेंगे सरकार को। इसमें से कहीं भी कोई बात होती है तो ये समझौता नहीं, देश के अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के साथ समझौता होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अजय उपाध्याय का मानना है कि आने वाला समय स्पष्ट करेगा कि वस्तुतः समझौता हुआ क्या है। पर इन सब के बीच में मेरे साथ अलूने जी हैं, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हम अलूने जी को इसलिए बुलाते हैं कि वो कई नए पहलू रखते हैं। तो अलूने साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये टाइमिंग बड़ा चौंकाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जा रहे हैं, और वहां पर दुनिया की सियासत का एक बड़ा किरदार जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन ने बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के लिए मजबूरी हो गई थी कि उसकी मौजूदगी में साथ मिलना ही पड़ेगा, तो उससे पहले कुछ ऐसा करो कि दोनों अपने अपने देशों में बता सके नहीं नहीं हमने ठीक कर लिया इसलिए मिल रहे हैं। थोड़ा ब्रह्मदीप जी आप बताओ कि वस्तुतः समझौता इसी समय पे क्यों हुआ है, और उसकी अनाउंसमेंट तभी हुई है जब रशिया की धरती पर ये 2 बड़े नेता तीसरे बड़े नेता की मौजूदगी में उतरने वाले हैं। ब्रह्मदीप जी। डॉक्टर साहब, पहले तो शांति का समझौता, उसका स्वागत तो किया जाना चाहिए, लेकिन कूटनीति में समझौते भी बड़े दिलचस्प होते हैं। एक होता है वास्तविक समझौता। ये वास्तविक समझौता तो है नहीं, क्योंकि मैकमोहन रेखा को भारत मानता है
जो शिमला समझौते के अंतर्गत 1914 में हुई थी, और वास्तविक नियंत्रण रेखा को भारत स्वीकार नहीं करता। उसी कारण से जो 1962 का जो युद्ध हुआ था, तो हमने उस समझौते को हम मानते नहीं है। मतलब ये वास्तविक समझौता नहीं है, ये क्या ये आभासी समझौता है? हाँ, ये आभासी समझौता हो सकता है कि आप भी शांत रहें, हम भी शांत रहें, क्योंकि यह मूलतः गश्ती कहाँ तक करेगी चीन और भारत की सेवाएं, इसको लेकर समझौता हुआ है। उसके बाद एक समझौता संशय का समझौता। संशय का समझौता तो है ही है, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि अभी चीन पर विश्वास करना मुश्किल है, हम देखेंगे जमीन पर विश्वास हो या नहीं हो, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब पर डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि न तो वास्तविक, न आभासी, न संशय, ये मजबूरी का समझौता ज्यादा नजर आता है कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, इसके कुछ कारण मुझे नजर आते हैं। अब चाइना की जो सेना है वो ठंड में वहां पर मर रही है, और भारत जो हमारे वीर जवान है वो तो ठंड में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। और दूसरी तरफ जो चाइना है उसको दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व भी बनाए रखना है। तो प्रभुत्व जब बनाए रखना है, भारत क्वाड का मेंबर बन गया है, तो वो यहाँ पर अपनी सेना को क्यों मरवा रहा है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ताइवान में तो उलझा हुआ है। अब दूसरी तरफ भारत के लिए चुनौती ये कि भारत जो है वो आखिर चाइना से दुश्मनी मोल लेके हासिल क्या कर रहा है? अमेरिका पे भरोसा करेगा क्या, जो अमेरिका कनाडा का साथ खड़ा हो गया है? अमेरिका के लिए क्यों झगड़ा करे हम, जबकि अमेरिका बार बार हमको आग दिखाने लगा है। अमेरिकी भारत को लेकर कूटनीति समझ में नहीं आती। हम ट्रंप पर विश्वास करें जो कि भारत के खिलाफ कभी भी बोल देते हैं, या कमला हैरिस पर भरोसा करें जो कि कभी भी भारत के मानवाधिकारों पर सवाल उठा देती है। तो ऐसे में पुतिन जो है, जो आपने प्रश्न पूछा था, पुतिन ने मुझे लगता है अपने दोनों पड़ोसियों को समझाया है, और दोनों पड़ोसियों को मजबूरी में समझना भी पड़ा है कि आप अमेरिका से के साथ खड़े रहकर किसी भी प्रकार से आखिर हासिल क्या कर लेंगे। और न तो कुछ भारत को हासिल हो रहा था और न ही कुछ चीन को हासिल हो रहा था, और इस सब में किसी को हासिल हो गई थी तो पुतिन को हासिल होगा, क्योंकि 32 राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने दुनिया को संदेश तो दे दिया है कि पुतिन जो है वो दुनिया के लिए अछूत नहीं है। दुनिया ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करती। आने वाले समय में ब्रिक्स में और 2-4 अच्छे देशों को लेकर जो पुतिन है उनकी बादशाहत तो बढ़ी जाएगी। और डॉक्टर साहब आपने थोड़ी सी बात एक और पूछी थी। देखिए, कभी कभी आर्थिक प्रतिबद्धताओं के लिए बाकी चीजों को साइड में छोड़ना ही पड़ता है। ब्रिक्स की बैठक से और डोकलाम विवाद समाप्त हो गया था, तो मुझे लगता है कि ये सारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इससे हमको इसलिए ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या जो आपने सवाल भी पूछा था, क्या अक्साई चीन जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो कहाँ पर है? क्योंकि मैकमोहन रेखा की बात जब भारत करेगा तो चीन पीछे हट जाएगा, और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहाने भारत पर चीन कम से कम एक दबाव बनाने में कामयाब तो हो जाता है। तो अब भारत ने अभी तो देखिए, हमारी मुझे लगता है सेना के तौर पर, यदि सैन्य बलों के तौर पर कहें तो ये समझौता मुझे अच्छा लगा है। वो इसलिए क्योंकि चीन ने 50,000 सैनिक तैनात किए, हमने भी अपनी ब्रिगेड भेज दी। हमने अरुणाचल से लेकर लेह लद्दाख तक चीनियों को ये तो दिखा दिया कि हम लंबे समय के लिए युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब चाइना को इस लंबे युद्ध के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लंबे समय तक यहाँ पर उलझा रहे, या दक्षिण चीन सागर को देखे या ताइवान को देखे। तो मुझे लगता है कि भारतीय कूटनीति के दृष्टि से ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये वास्तविक से ज्यादा संशय, आभासी और मजबूरी का समझौता मुझे नजर आता है। अच्छा, एक बार बताइए अलोनी साहब, ये बार बार हमें ये बताया जा रहा था कि हम रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने में महती भूमिका निभाने की स्थिति में है। हम समझा रहे हैं दोनों को कि समझो तुम लोग और ठीक कर लो अपनी चीज़ों को। वो तो नहीं समझे, पर पुतिन ने इस समझाने की बातचीत में हमको समझा दिया और जिनपिंग को समझा दिया कि हम जो करेंगे करेंगे, तुम अपना ठीक कर लो, और हमने अपना ठीक कर लिया। क्या कहते हैं अलोनी जी? बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए मतलब हम दो नालायक वैदेशिक शक्तियां तो नहीं कह सकते। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रूस और अमेरिका के लिए दोनों ही माने जाते हैं, लेकिन भारत के लिए रूस ज्यादा लायक नजर आता है। कम से कम कठिनाई में खड़ा तो होता है। तो
रूस यूक्रेन में हम क्या कर पाए वो तो सबके सामने है। न तो रूस मानने वाला है, न यूक्रेन मानने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोप का संसाधन बन गया है और वहाँ के जो एक बड़े कलाकार एक किरदार हैं, जो दुर्भाग्य से देश के राष्ट्रपति भी है, वो नेटो के फायदे के लिए, यूरोप के फायदे के लिए अपने देश को तहस-नहस करने पर आमादा है। तो उनके बारे में तो क्या कहें हम। लेकिन जो पुतिन है वो बहुत फायदे में है और वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के से गले मिलकर अपने यहाँ पर बुलाकर दुनिया को एक संदेश भी दे देते हैं कि हमको दुनिया चाहे कितनी अधिनायकवाद कहे, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है वो हमारे साथ खड़ा है। इसके कारण वो यूक्रेन के पक्ष में भारत के द्वारा बोली गई बातों को एप्रिशिएट भी कर देते हैं और इसका बखूबी कूटनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। तो इसका बखूबी कूटनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। मैं वापस लौटकर आता हूं काजन साहब आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कई सारे सवाल उठाए अपने देश की सीमा के संदर्भ में और सेना की स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वायत्तता के संदर्भ में, उन इलाकों में आप किस आकलन के साथ में हैं? जो समझौते के संदर्भ में ध्वनि आ रही है वो एस जयशंकर जी के द्वारा व्यक्त की जा रही है और वो बता रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है हमने बड़े धीरज के साथ पूरी की और इससे भारत की नई हैसियत दिख रही है। वो हैसियत आपको भी महसूस हुई है या उस हैसियत से ना इत्तेफाकी आपकी? हिमांशु जी, पहली बात तो दुख होता है कि एक ऐसा मुद्दा जो नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है हम यहाँ आके फिर भी एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। मेरा मानना है हर पार्टी की सरकार, हर नेता देशभक्त रहा है, पहले भी था अब भी है। प्रयासों में कोई कमी नहीं है, नियत किसी की खराब नहीं। अक्साई चीन गया, जैसे विशेषज्ञ ने बताया, वो कांग्रेस के टाइम गया था 38,000 किलोमीटर। गलवान बीजेपी के टाइम हुआ। ये तो भूगोल का दुर्भाग्य है कि हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमको प्रतिद्वंदी मानता है और जिसके साथ हम 3800 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन प्रतिद्वंदी थे वो बॉर्डर शेयर नहीं करते जी, तो ये रोज के झगड़े नहीं थे। मेरा मानना यह है कि अगर हम पुराना इतिहास देखते हैं, चीन ने अभी तक अपना दावा नहीं छोड़ा है कि लद्दाख तिब्बत का पश्चिमी हिस्सा है और अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। आज तक कोई बयान चीन की तरफ से नहीं आया कि उनके स्टैंड में कोई बदलाव हो। तो प्रयासों में कमी नहीं है। पिछले 4 साल में हमारे डिप्लोमेट 30-31 से ज्यादा बार मिल चुके हैं, हमारे कोर कमांडर भी 20-22 बार मिल चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है जब तक, मैंने फिर कहता रहा हूं कि गिव एंड टेक ना हो, और वो डेमोक्रेसी में हम कर नहीं सकते। एक मुद्दा कोई सरकार लेती है, नियत बिल्कुल अच्छी है, विपक्ष उसके पीछे पड़ जाएगा, पहले भी हुआ है। फर्क ये है कि पहले जब लॉस हुआ हमारा 1965 में जी 38,000, या 1963 में जब 5,100 स्क्वायर किलोमीटर पीओके का हिस्सा चीन को दे दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, हमने वो बात देश के सामने रखी थी। आजकल ये शक है कि जो सच्चाई बताए जा रहे हो वास्तविकता है या वास्तविकता नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2022 9 दिसंबर को मुठभेड़ हुई थी भारतीय और चीन के सैनिकों के अरुणाचल में जी, कुछ थोड़ी बहुत चोटें भी आई थी। वो पब्लिक को जब भी पता लगा जब वो एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट ने किया, उसके बाद 12 दिसंबर को 3 दिन के बाद भारत को बताया गया। तो हम कितना छुपाए, वास्तविकता छुप नहीं सकती। ये तो 2 पड़ोसी देश हैं, एक दोनों मजबूत देश हैं, एशिया में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, समय के साथ वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे। आप 2 शहरों को एक जंगल में नहीं रख सकते जब तक आप कोई समझौता ना करें, और समझौता सिर्फ गिव एंड टेक से होता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्ट्रासबर्ग, जो फ्रांस के पूर्व में जर्मनी से लगता हुआ एक प्रांत था, वो जर्मनी बोलता था, नाम भी स्ट्रासबर्ग जर्मन है, लेकिन दोनों देश बैठ के समझौता कर लिया। जर्मनी ने बोला ठीक है आप ले लो। वो होते हैं देशों के बीच फैसले, वो हम अपनी डेमोक्रेसी में नहीं कर पाते। लेकिन काजन साहब आपसे
अनूने साहब ने जो दृष्टि दी उस पर राय जानना चाहता हूं। चीन ने जब गलवान घाटी में घुसने की कोशिश की और इलाके पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, आज 4 साल बाद वो अपने उस पकड़ को छोड़ने पर सहमति दे रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी सेनाएं वापस उसी स्थिति में पहुंचेंगी जो 2020 में थी। क्या इसकी वजह यह है कि जिस दृढ़ता के साथ, जिस दमदारी के साथ हमने सीमा पर अपने सैनिकों की जमावट बिठाई, उसके चलते चीन 4 साल में समझ गया कि इससे आगे आना संभव नहीं है और जहां तक पहुंचे वहां से कुछ पाना संभव नहीं है, इसलिए यह समझौता हो रहा है? क्योंकि हम सीमा पर ज्यादा मजबूती के साथ डटे हुए थे, तो 4 साल बाद चीन को ऐसा लग रहा है कि वो अपना समय खराब कर रहा है, अपने संसाधन खराब कर रहा है, अपने सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हिमांशु जी, अगर तो स्थिति अप्रैल 2020 से पहले थी वो आ जाती तो बड़ा पॉजिटिव स्टेप हो, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ मीडिया में हाइप है जी। मैंने कहा कि 2020 में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पे 26 पर हमारा कंट्रोल चला गया जी, एक पर भी वापस नहीं मिला है। मैंने आपको सांगपो के नॉर्थ का एग्जाम्पल दिया जहां हम 8 किलोमीटर पीछे आ गए पेट्रोलिंग पॉइंट हमारा, और चीन ने वहां सड़कें बनाई, बंकर बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हेलीपैड, ब्रिज भी बना लिया लेक के पूर्वी हिस्सों में। तो वास्तविकता वो है। अगर कुछ हो जाएगा, मीटिंग मैंने शुरू में कहा कि 2 नेता मिल रहे, अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई ठोस समझौता होने की उम्मीद हो, कम से कम हमारी हिस्ट्री तो इसको सपोर्ट नहीं करते। कादियान साहब सीधी बात कह रहे हैं, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को खो चुके हैं हम 4 साल पहले, क्या वो वापस हमें मिलने जा रहे हैं? तो सुनीता दुग्गल जी, पूरी की पूरी गेंद अब आपके पाले में है। ना डॉक्टर अजय उपाध्याय आपकी कोई मदद कर सकते हैं, ना कादियान साहब कर सकते हैं, ना अनूने जी कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। कुल मिलाकर देश को, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेतृत्व की सरकार को यह भरोसा और परिस्थिति दिखानी है, स्थिति दिखानी है कि हां, हम वापस अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर गए हैं। क्या उम्मीद करें, दिखाएंगे या केवल दाएं बाएं से बयान आएंगे? हिमांशु जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हिमांशु जी, बिल्कुल हमें जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सकारात्मक हमें इसमें रुख रखना चाहिए, क्योंकि एक बात तो मैं बिल्कुल सबके सामने कहना चाहूंगी कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसने सभी देशों को बहुत कुछ सिखाया है। इसके पीछे का क्या मतलब है आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक इसलिए एक कुछ, जैसे कि हमारे एक वक्ता ने भी कहा कि चाहे हम ये कहें कि दोनों ही देशों की आपस की कोई बहुत सी इस तरह की, मैं ये कहूंगी कि चाहे हम इसमें जो है राजनयिक कहें, आर्थिक कहें, बहुत सी ऐसी बातें भी हैं कि जिनको लेकर दोनों देश इस बात पर, इस समझौते पर पहुंचना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस चीज से, जहां पर एक ये जो मैं कहूंगी कि जो एक तरह से अंतर विरोध जो हो रहा है, उसको, उस आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये सही मौका है और सही समय है, और ऐसे उसमें जो दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं, जो दोनों देशों के प्रमुख हैं, उन्होंने ये निर्णय किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो हमेशा से ही ये कोशिश रही है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कितने दौर की बातचीत जो है वो जारी रखी है, और समय समय पर जब भी मौका मिला है तो हमने जो है वो चाइना को सही समय पर सही जवाब देने की भी हमने हिमाकत की है, या कि हमने। तो सुरेश जी, क्या उम्मीद करें, देश की संसद के पटल पर यह समझौता रखा जाएगा? क्या संसद के माध्यम से देश को यह बताया जाएगा कि वस्तुतः समझौता हुआ क्या है, जब अभी संसद सत्र निकट भविष्य में आने वाला है? क्या उम्मीद करें? अजय उपाध्याय जी को शिकायत रही, जब वो घटनाक्रम घटित हुआ तो सरकार ने संसद में बहस से बचना चाहा, अब तो समझौता हो गया है, उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है। उम्मीद करें 4 साल पुरानी बहस, चर्चा, संवाद इस बार संसद में करा देंगे आप? जी सुनीता जी। मैं, हिमांशु जी, ये बात, मैं इसका जवाब मैं पहले भी देना चाह रही थी कि उपाध्याय जी ने जो बात कही तो हमारे जो हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक एक बात का जवाब जो है बिल्कुल खोल कर दिया था। हम ये नहीं कह सकते
कि जो बात विपक्ष ने रखी, जैसा कि मैं पहले भी कही कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बार बार जब भी उनको कोई बात नहीं सूझती है तो वो चाइना को बीच में लेकर आते हैं। तो इसी बात का मैं बीच में जवाब देना चाह रही थी कि जब, जैसे जो उपाध्याय जी ने कहा कि जब पार्लियामेंट चल रही थी एट दैट टाइम भी जब इन्होंने चाइना के ऊपर बात कही और बहुत बड़े बड़े भाषण उस समय में जो है ना इस बात को लेकर कही, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आदरणीय राजनाथ जी, उन्होंने सदन के अंदर एक एक बात का खोलकर जवाब दिया था। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इन बातों से या इन जवाब से कहीं भी हम लोग पीछे हटते हैं। जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो माननीय राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो समय समय पर इसका जो अच्छा, तो फिर जाकर आप तो मुझे एक ही बात का उत्तर दे दीजिए, जब कोई आया नहीं था अंदर तो वापस क्यों लौट रहा है? हिमांशु जी देखिए, हम बात कर रहे हैं एलएसी की जो 2020 का हमारा जो हमारा ये था कि वहां पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि वो स्थिति बहाल होनी चाहिए। उस स्थिति के अंदर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये राजनाथ जी ने भी ये सबके सामने बात जो है मानी थी कि जिस तरह से जो गलवान के अंदर जो हुआ था वो सबको मालूम है। तो वो स्थिति हमारी फिर से बहाल हो और हम 2020 के उस पर हमारी पेट्रोलिंग जो है उनके देश के जो है वो भी पेट्रोलिंग उसके हिसाब से करें और हमारे जो देश के जवान हैं वो भी उसके हिसाब से पेट्रोलिंग करें। तो इस बात को लेकर जो है समझौता आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे वातावरण के अंदर और बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम लेकर चलेंगे और ये समझौता जो है वो सिरे चढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुल मिलाकर एक शुरुआत बड़े लंबे अंतराल के बाद हुई, 4 साल का समय लगा है, पर एक समझौता सार्वजनिक रूप से व्यक्त हुआ है। पर यह समझौता क्या व्यवहारिक रूप में परिणत होगा? क्या भारत और चीन के संदर्भ में बेहतर संबंधों की दशकों से चली आ रही कोशिश इस बार मूर्त रूप ले पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की रशिया में हुई मुलाकात संबंधों की एक नई इबारत लिख पाएगी? और क्या अपने सबसे बड़े पड़ोसी मुल्क के साथ एक निश्चिंतापूर्व सुखद संबंध की सपने को हम आने वाले समय में साकार कर पाएंगे? सवाल गहरा है, आशंकाएं बहुत हैं, पर शुभकामनाएं हैं समझौते के साथ एक नई कहानी लिखने के संदर्भ में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सदा प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल।